सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। ईरान ने आखिरकार पोल खोल दी है। जी हां, ईरान ने सारी की सारी पोल पट्टी सबूत के साथ खोली है। जैसा मैं आपसे पिछले 15 दिनों से यह कह रहा हूं कि ईरान के अंदर जो कुछ भी प्रदर्शन हो रहा है उसके पीछे वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ है, इस्लामोफोबिया फैलाने वाले देशों का हाथ है। बिना वक्त जाया किए आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इस्लामोफोबिया फैलाने में आगे हैं। अगर माना जाए तो आज के इस दौर में सबसे आगे चल रहा है फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस ने पिछले कई महीने में, सिर्फ इस पिछले 4-5 महीने में 24 मस्जिदें बैन कर दी हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ऐसा निहायती घटिया, कमजोर और बेगैरत इंसान है कि वो हमेशा इस्लामोफोबिया फैलाने में सबसे आगे रहता है। ऐसे ही देश का समर्थन ईरान के प्रदर्शनकारियों को मिल रहा था। जी हाँ, ईरान में प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी दुनिया में ईरान को बदनाम करने की साजिश रची गई प्रदर्शन के जरिए। मैंने कई बार कहा था कि ये जो जबरदस्ती नंगा होना चाह रही हैं लड़कियां, ये इस्लामिक सोच नहीं हो सकती, ये उन महिलाओं की सोच नहीं हो सकती, इसमें वेस्टर्न का हाथ है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, धमाकेदार खुलासा ईरान ने कर दिया है। ये वो महिला है जो हिजाब करके बैठी है। जी हाँ, ये जो सर पर दुपट्टा डाल के बैठी है, ये सैली कोहलर नाम की फ्रेंच औरत है जो अपने पति के साथ ईरान आई थी टूरिस्ट के तौर पर। इसने सारी बात बताई है। ईरान ने इनको गिरफ्तार किया, इन्वेस्टिगेशन करी, जांच पड़ताल करी, तस्वीरें निकाली, इनको प्रदर्शन में देखा कि भाई ये कौन है। फ्रांस से आई हैं, पति पत्नी हैं, और जब ये घूमने आई हैं तो इनको मतलब क्या है प्रदर्शन से। तो जब इनको गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, इनसे जब जांच पड़ताल की गई, पूछताछ की गई, इनके पास से मिले जो सामान थे उनकी जांच पड़ताल की गई, तो पता ये चला कि ये फ्रांस के द्वारा भेजी गई थी इस प्रदर्शन को। जी हाँ, पति पत्नी को भेजा गया था फ्रांस के द्वारा इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए और ईरान के अंदर स्थिति को बिगाड़ने के लिए। और इस बात का खुलासा जो स्क्रीन पर आपको वीडियो चलती हुई दिख रही है, ये ईरान के इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल पर इस औरत ने, इस फ्रेंच कपल ने एक्सेप्ट किया है, खुद माना है कि ये इसीलिए आई थी कि ईरान में दंगे को भड़काया जा सके, ग्राउंड के हालात और बिगाड़े जा सके। आप खुद सुनिए। Je suis Cécile Koller, je suis agent de renseignement et opérationnel à la DGSE. Cet argent devait effectivement servir aussi à financer les actions de grève et les manifestations. देखा, सुन लिया आपने। अब फ्रांस जब पूरी तरह से नंगा हो गया तो फ्रांस भड़कते हुए बोला कि ये ईरान ने गैरकानूनी काम किया है। अच्छा सुअर, तुम दूसरे देश में जाके वहां दंगे भड़काओ और वो तुम्हें एक्सपोज कर दे और नेशनल इंटरनेशनल टीवी पर तुम्हारी औकात खोल दें, तो तुम्हें यह गैरकानूनी लग रहा है। तो वो कौन सा कानून के तहत तुमने भेजा था जहां पर दूसरे देश में, ईरान में जाकर उनको दंगे भड़काने थे? सुअर कहेंगे। दोस्तों आपको बताऊं, इतना ही नहीं, फ्रांस यानी सुअर ने साफ साफ ये कहा कि ये जो गिरफ्तारी की है ये भी सरासर गलत है और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। समझ लीजिए, फ्रांस एक ऐसा देश बनकर निखर चुका है मोदी सरकार के बाद जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाने में आगे है। हालांकि मोदी सरकार से तो आगे नहीं और बीजेपी से तो आगे नहीं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त फ्रांस इस्लामोफोबिया फैलाने में आगे है। वहीं आपको बता दूं, कनाडा भी ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा रन करने में सबसे आगे है। आपको बता दूं कि कनाडा की जो सरकार है जस्टिन ट्रूडो की, उनसे उनकी विपक्ष की पार्टी ने सिंगल और सिंपल क्वेश्चन किया कि क्या ईरान की IRGC फोर्स आतंकवादी है? हाँ और ना में जवाब देना। जी हाँ, सिर्फ हाँ और ना में जवाब मांगा, लेकिन जस्टिन ट्रूडो हाँ और ना में जवाब नहीं दे पाए, बल्कि वो बातों को घुमाते रहे
ईरान की गलतियों और आईआरजीसी के काफी ज्यादा बातों को एक्सप्लेन करते रहे और नए नए ईरान पर इल्जाम लगाते रहे। बार बार विपक्ष की पार्टी पूछती रही, अरे भाई साहब हां और ना में जवाब दो, लेकिन जस्टिन ट्रूडो जवाब न देते हुए बल्कि पूरी तरह से भाषण देने लगे और हां ना में जवाब नहीं दे पाए। पार्लियामेंट का थोड़ा सा मंजर दिखा देता हूं, देखिए। Is the IRGC a terrorist group? Yes or no? The Right Honorable Prime Minister. Mr. Speaker, we have recognized that Iran is a state sponsor of terrorism. We continue to move forward in holding the IRGC to account, including by putting sanctions on some of the number of their top leaders to ensure that they cannot take safe haven or buy property in Canada. We will continue to hold this bloodthirsty regime to account as young Iranians and the people around the world stand with them in defense of their fundamental rights and freedoms. The Leader of the Opposition. We don't need drama. We don't need acting. We need action. It's not funny. This group killed 55 Canadian citizens whose only crime was to get on a plane. वहीं मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आगे बढ़ते हुए अब हिजबुल्लाह के बारे में बताना चाहूंगा। लेबनान की सरकार ने इजराइल के साथ अपने इलाके में मौजूद तेल को लेकर डील करी और यह डील वील कुछ नहीं थी। आसान जबान में समझिए, लेबनान के समुद्री इलाके में लेबनान का एक तेल का कुआं था फॉर एग्जाम्पल, वहां पर इजराइल ने अटैक किया और कब्जा कर लिया उस प्लांट पर। लेबनान ने सोचा कि अब इससे हम लड़ नहीं सकते, क्या करें, दबंग है। तो लेबनान ने कह दिया भाई आप जो भी यहां करेंगे उसमें हमें पार्टनर पर रखिए, फिर तेल निकालिए, गैस निकालिए, कुछ भी कीजिए, हमें पार्टनर रखिए, आप प्रपोजल रखिए हमारे सामने, हम बातचीत करके मामले को हल कर लेंगे। इसी दौरान हिजबुल्लाह विरोध कर रहे थे कि नहीं, हसन नसरुल्लाह का ग्रुप इसका विरोध कर रहा था लगातार, लेकिन लेबनान ने हसन नसरुल्लाह को नहीं सुना और इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया कि अगर हमारे बीच में टांग अड़ाई तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इसी बीच में लेबनान की सरकार को सच्चाई समझ में आ गई जब प्रपोजल इजराइल ने इनको दिया, उस प्रपोजल में कोई भी फायदा लेबनान का नहीं था। सारा तेल, सारी गैस सीधा सीधा इजराइल नोच रहा था। उस पूरे प्रपोजल को पढ़ने के बाद लेबनान की सरकार का दिमाग चकरा गया और कहा कि हिजबुल्लाह ने ठीक कहा था, हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है, यह डील सिर्फ और सिर्फ इजराइल के हक में है। इसके बाद लेबनान ने इजराइल से फिर से गुजारिश की कि बाबूजी कोई नया ऑफर दीजिए, इसमें तो हमारा कोई फायदा नहीं है। तो इजराइल ने अब साफ इनकार कर दिया कि नहीं, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देखा दोस्तों, हसन नसरुल्लाह एक बार फिर से सही साबित हुए और इजराइल पर जरा सा भरोसा करने वाला अपने ही मुंह पर आज तमाचे मार रहा है। वहीं इजराइल की आतंकवादी मिलिट्री ने इस बच्चे को दौड़ा दौड़ा कर गिरा कर ऊंचाई से मार दिया। अब आईडीएफ ने ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करी। कमाल है, जिसने कत्ल किया वही जांच कर रहा है। दुनिया को ये बेवकूफ समझ रहे हैं, सूअर की नस्ल के। आईडीएफ ने अब ये कहा है कि हमने जांच करके पता लगाया है कि इस 60 साल के बच्चे की मौत में इजराइल पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। वहीं जैसे मैंने आपसे कहा, ये देखिए, खलित ताहा इलाके में फिलिस्तीन के एक और यहूदियों ने फिलिस्तीन का घर तोड़ दिया, फिलिस्तीनियों का घर तोड़ दिया, जिस घर में 7 लोग रहते थे। अब वो 7 लोग फिर से बेघर हो गए हैं। दोस्तों, हर दिन इजराइल फिलिस्तीनियों का कत्ल कर रहा है और हर दिन फिलिस्तीनियों का घर तोड़ा जा रहा है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि हमास के डिप्लोमेट्स पूरा ग्रुप सीरिया जाने वाला है, सीरिया की सरकार से बातचीत करके अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए। शॉर्ट बता दूं कि सीरिया और हमास के रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं, आपस में लड़ते भिड़ते रहे हैं। ऐसे में अगर हमास और सीरिया एक हो जाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि दोनों का दुश्मन इजराइल एक ही है। दोस्तों, जो जलील होते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, पिटते हैं फिर वहीं पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगा। आर्मीनिया, अजरबैजान और तुर्की के प्रेसिडेंट तीनों एक साथ, ये देखिए।
बताया जा रहा है कि पैराग में यानी चेक रिपब्लिक के राजधानी पैराग में तुर्की, अजरबैजान और आर्मीनिया के प्रेसिडेंट, साथ में इमैनुअल मैक्रोन, काफ़ी दूसरे देशों के लोग भी यहाँ मौजूद थे। प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, काफ़ी लोग मौजूद थे, मुलाकात करी। आर्मीनिया और अजरबैजान के लीडरों का मिलना काफ़ी इसमें अजीब लग रहा था। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अजरबैजान ने आर्मीनिया की गुद्दी फोड़ी थी। इसके बावजूद बेशर्मी की बात देख लीजिए, बंदे को शर्म ही नहीं आता, ससुरा पिटता है फिर पहुंच जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या इस बात को महसूस किया? मैंने तो कर लिया और आपको बता भी दिया था कि जब से तुर्की ने इजराइल से हाथ मिलाया है और तुर्की ने इजराइल को अपने सीने से लगाया है, तब से लगातार इजराइल अपने हमलों को फिलिस्तीन पर बढ़ाता जा रहा है। लीजिए एक और बुरी खबर आपकी स्क्रीन पर, इस शख्स को पहचान लीजिए, रिपोर्ट के साथ लगा रहा हूं। ये वो तुर्किश एम्बेसडर है जिसको तुर्की ने इजराइल के लिए नियुक्त किया है। साकिर ओजकान तरुनलार नाम है इनका। इजराइल के ये अब एम्बेसडर तुर्की की तरफ से होंगे और इनको जल्द इजराइल अब भेज दिया जाएगा। समझ लीजिए दोस्तों, इजराइल और तुर्की बहुत गहरी दोस्ती में आगे बढ़ चुके हैं। इसी वजह से ही तो जो तुर्की कल तक इजराइल के खिलाफ दे दनादन बोलता था, अब सारे जुल्म और सितम पर तुर्की चोंच बंद करके खामोश है। वहीं इसी के साथ एक तुर्की के द्वारा जानकारी दी गई है कि F-16 विमान लेने के लिए अमेरिका की जो ग्रुप है, अमेरिका की जो सरकार है, वो एक शर्त, कई सारी शर्त हैं, उस शर्त के ही मुताबिक F-16 विमान देने की बात तुर्की से कर रही है। कुछ शर्तें हैं जो तुर्की नहीं मान सकता। तुर्की ने क्लियर कह दिया है कि जो शर्त हमारे सामने रखी जा रही हैं F-16 विमान के बदले, वो शर्त तुर्की नहीं मान सकता। हालांकि वो शर्त अभी सामने नहीं आई है, लेकिन तुर्की ने पहले ही इनकार कर दिया है कि हम वो शर्त नहीं मान सकते। बैक टू द लेबनान। लेबनान और इजराइल की डील फेल हो सकती है, जिसके बाद लेबनान मदद मांग सकता है हिजबुल्लाह से। हिजबुल्लाह और लेबनान एक ही प्लेटफॉर्म पर अब आ सकते हैं, जिसके बाद IDF ने इजराइल को चेतावनी जारी की है कि अगर ये डील फेल हो गई तो लेबनान और हिजबुल्लाह इजराइल के बॉर्डर के इलाकों पर, बल्कि इजराइल पर ही हमला कर सकते हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।